छात्रों नमस्कार। आप एग्जाम यू चैनल के माध्यम से लगातार ऑनलाइन कक्षाएं पढ़ रहे हैं और इस समय आप काफ़ी समय से निबंध खंड को पढ़ रहे हैं। निबंध में आपने 2-3 टॉपिक पढ़ लिए हैं। उसी क्रम में आज हम फिर निबंध में ही छात्र और अनुशासन आपसे संबंधित विषय है, इसको हम अभी पढ़ेंगे और ध्यान से समझते हुए चलें। अंत तक सारा वीडियो देखें और अपने मित्रों में भी इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अंत तक देखते रहें। आप देखते हैं इसमें छात्र और अनुशासन, अनुशासन का और छात्र का इसका एक प्रकार से बिल्कुल ही ऐसा संबंध है जैसे कि हमारे शरीर में जैसे कि रक्त का संबंध है। जैसे रक्त जब प्रवाहित होता है तो चेतना आती है, उसी प्रकार से जब अनुशासन व्यक्ति के जीवन में आ जाता है तो फिर वह एक अलग उसका अपना व्यक्तित्व दिखाई देता है। तो इसमें आप देखेंगे छात्र और अनुशासन में जो विचारित बिंदु हम लोगों ने कुछ तय किए हैं। प्रस्तावना है, विद्यार्थी और विद्या है, अनुशासन का स्वरूप और महत्व है, अनुशासनहीनता के कारण क्या हैं, जिसमें पारिवारिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, शैक्षिक कारण और इसके निवारण के उपाय क्या हैं, और अंत में उपसंहार। मैंने बताया था कि निबंध के 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि पहले प्रस्तावना, उसके बाद में फिर विषय का विस्तार। विस्तार में कई हेडिंग बन जाते हैं, जैसे अनेक कारण भी ये सामने आपके लिखे हुए हैं। उसके बाद में उपसंहार, ये तीसरा बिंदु है लास्ट का। तो इस प्रकार से जो ये बिंदु इस प्रकार से लिख दिए हैं जिससे कि वीडियो में आप जब पढ़ाते समय कम समय थोड़ा लगे, समय थोड़ा बच जाए, क्योंकि वीडियो की अपनी एक लेंथ होती है कि अब 30 मिनट से ऊपर वीडियो नहीं ले जाते हैं, तो उसको फिर कंप्रेस होने में भी अधिक समय लगता है। इसलिए छोटे वीडियो बच्चे ज़्यादा ध्यान से देखते हैं। तो सभी शिक्षार्थी, सभी विद्यार्थी, जो भी कैंडिडेट हैं, उन सभी को आज हम लोग छात्र और अनुशासन से संबंधित बात करेंगे। तो प्रस्तावना में देखें, आप प्रस्तावना क्या है कि ये संपूर्ण विषय को हम लोग कैसे शुरुआत करें जरा कलात्मक ढंग से। तो कहते हैं प्रस्तावना में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि मानव जीवन में अनुशासन उसके प्राण है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है, क्योंकि विद्यार्थी ही हमारे देश के भविष्य हैं। यही हमारे विद्यार्थी ही नेता हैं, राजनीतिक हैं, चिकित्सक हैं, सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिक बनेंगे, चिकित्सक बनेंगे, नेता बनेंगे। ये सब हमारे विद्यार्थी ही आगे बनेंगे। अर्थात हमारी कक्षाओं में हमारे देश का भविष्य बैठा हुआ है और हमारे देश के कर्णधार वही बन सकते हैं, हमारे देश के को वही आगे ले जा सकते हैं जो अनुशासित होंगे। अनुशासन का मतलब क्या होता है, जिसमें कह सकते हैं हम कि जहां पर अनुशासन, जहां आज्ञा के अनुरूप चला जाए, जहां शासन के अनुरूप चला जाए। दूसरी एक परिभाषा और भी हम दे सकते हैं अनुशासन में, प्रस्तावना में, कि अनुशासन किसे कहते हैं, जहां पर एक शब्द में कह सकते हैं जहां पर भय की प्रीति होती है उसे शासन कहते हैं, और जहां पर प्रीति का भय होता है, प्रेम का भय होता है, उसे अनुशासन कहते हैं। तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है। अगर वो अनुशासित नहीं होगा तो वो समय से उठना, समय से अपना सारा दिनचर्या के कार्य पूर्ण करना, समय से विद्यालय जाना, समय से दिए हुए गृह कार्यों को पूर्ण करना, ये सारा कुछ कौन कर सकता है समय से? जो आलस रहित होगा, जो अनुशासित होगा। जिसके जीवन में अनुशासित है वह अपने जीवन में सारे कार्य निराले रूप में करता है। जब अनुशासन का पक्ष उसके सामने आ जाता है, तो जैसे किसी सर ने अगर होमवर्क दिया है तो वो सर के डर से, अध्यापक के डर से वो गृह कार्य को नहीं करता, बल्कि वो इसलिए करता है कि जो हमारे जो अध्यापक हैं उनको हमारा काम अच्छा लगे, वो हमसे प्रसन्न हो, इसलिए वो उनकी प्रसन्नता के लिए सब काम करता है और वो एक अनुशासित व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान हो जाती है। तो अनुशासन के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति कर सकता है, उन्नति कर सकता है। जितने भी ऊंचे नेता हुए, जितने भी अधिक विद्वान हुए, जितने भी वैज्ञानिक हुए, जितने भी लोग हुए, जितने डॉक्टर्स हुए, वो सब अपने जीवन में बहुत अनुशासित जीवन उन्होंने जिया है, तभी वो अपने सारे कार्यों को कर पाए हैं, परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त की है, हर क्षेत्र में
उनका अपना समय पालन का महत्व उसमें रहा है। अनुशासन में सबसे बड़ा महत्व समय पालन का है, आज्ञा पालन का है। आगे देखते हैं कि विद्यार्थी और विद्या, विषय है विद्यार्थी और विद्या। तो विद्यार्थी का मतलब ही है विद्या का अर्थी, विद्या का अर्थी, विद्या का चाहने वाला, उसको विद्यार्थी कहते हैं। तो विद्यार्थी क्या है? विद्या को चाहने वाला है। और विद्या किसको प्राप्त हो सकती है? जो सुख से अलग हो जाए। सुखार्थिना त्यजेत विद्याम और विद्यार्थिना त्यजेत सुखम। सुखार्थिना कुतो विद्या और कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थिना त्यजेत विद्याम, अथवा जो है विद्यार्थी त्यजेत सुखम, अथवा विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो विद्या क्या है? मनुष्य का श्रेष्ठ रूप है। भर्तहरि, महाकवि भर्तहरि हुए हैं जिन्होंने नीति शतक लिखा है, तो वो कहते हैं कि विद्या मनुष्य का श्रेष्ठ रूप है, वह एक गुप्त धन है। न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। न इसको चोर चुरा सकता है, न चौरहार्यम न भ्रातृभाज्यम, न ही इसको भाई बांट सकता है, न ही इसका कोई भाई भार रूप भी नहीं है। और एक और विशेषता इसके अंदर है कि व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, ये खर्च करने से सदैव बढ़ता है। ऐसा विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, ऐसा विद्या रूपी जो धन है सभी धनों में प्रधान है। तो विद्यार्थी और विद्या का घनिष्ठ संबंध है। विद्यार्थी जब विद्या ग्रहण कर लेता है तो बिना अलंकारों के ही वो ऐसा लगता है कि विभूषित हो जाता है, अलंकृत हो जाता है। उसमें ज्ञान रूपी अलंकार वो उसको सज्जित कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो उसके जीवन में एक प्रकार से जो है वह एक चमक आ जाती है। और ये कहा भी जाता है कि जो विद्या रहित है, जिस विद्यार्थी के पास विद्या नहीं है, तो फिर वह एक गया गुजरा दीनहीन प्राणी की तरह घूमता है। उसमें सारे गुणों के होने पर भी वो कितना भी गुणी है, हमने देखे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन गुणी हैं, उन लोगों का उतना महत्व ही नहीं है। क्योंकि अगर वो पढ़े लिखे होते तो वो अपने सारे कार्य को अच्छी प्रकार से करते, वो दूर से दिखाई देते, उनका नाम होता। क्योंकि जो विद्वान सर्वत्र पूजते, स्वदेशे पूजते राजा, कहते हैं कि राजा तो अपने देश में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूजते, विद्वान की पूजा सारे देश में होती है। और पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो अलग ही अपनी चमक दिखाता है। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अनुशासित व्यक्ति है, तो वह देखा होगा कि आपने सब जगह सम्मान को प्राप्त होता है, विद्या का अर्जन करता है, ज्ञान का अर्जन करता है, और ज्ञान का अर्जन करने के बाद भी एक महान पुरुष के रूप में वो जीवन व्यतीत करता है, समाज में आदरणीय होता है। इसलिए जो विद्यार्थी है वो तभी विद्या को प्राप्त कर सकता है जब वो सुख का त्याग कर दे, समय पालन करे, अनुशासित रूप से जीवन जिए, तो वो एक अच्छा विद्यार्थी बन सकता है। और विद्या रूपी अलंकार प्राप्त करने के बाद फिर उसके पास किसी प्रकार की कोई जो है वो कमी नहीं रह जाती है। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या देती है? विनम्रता देती है। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम, और विनय से पात्रता आती है, योग्यता आती है। पात्रत्वात् धनम माप्नोति, और पात्रता से धन प्राप्त होता है। और धनात् धर्म, धन से धर्म, और धर्म से सुख। तो ये एक चैन है, एक सीढ़ी है जिसमें हम देखते हैं विद्या और विद्यार्थी ये आपस में समवायी हैं, एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्यार्थी और विद्या का कैसा संबंध है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी जो धन है सभी धनों में प्रधान है। अनुशासन का स्वरूप और महत्व। अनुशासन का स्वरूप क्या है कि हम अनुशासित होकर अपने कार्य को व्यवस्थित रूप से करें, समय पालन को समझें। और अनुशासन जिस व्यक्ति के जीवन में आ जाता है तो वह उसके जीवन में उसी प्रकार काम करता है जैसे शरीर में रुधिर का संचार। जैसे शरीर में जब तक रक्त प्रवाहित हो रहा है, जब तक शरीर में रुधिर संचार ठीक से हो रहा है, तब तक हमारे सारे अंग
विधिवत कार्य करते हैं, उनमें कोई शिथिलता नहीं आती, तब तक जब तक ही मनुष्य के जीवन में अनुशासन रूपी पक्ष खड़ा हुआ है, तब तक उसके अंदर किसी प्रकार का कोई आलस्य, किसी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं आती। समय पर वो हर काम को करता है, समय से उठता है और जागरण से लेकर शयन तक उसके सारे काम डायरीबद्ध होते हैं और वो समय पर हर काम को निपटाता है, क्योंकि उसके जीवन में अनुशासन रूपी रुधिर प्रवाहित हो रहा है। तो इस प्रकार अनुशासन का स्वरूप क्या है, एक ही बात मैंने बताई थी। जहां पर भय व्याप्त होता, भय के द्वारा जहां पर कोई भी शासन किया जाता है वो शासन है, और जहां पर प्रीति का भय होता है वहां पर अनुशासन है। जहां भय की प्रीति है वहां पर शासन, और जहां पर प्रीति का भय है वहां पर अनुशासन। क्यों? अनुशासन क्या है? ये स्वेच्छा से उत्पन्न होने वाली चीज है। इसमें हम किसी प्रकार की कोई जोर दबाव इसमें नहीं होता है, ये जो है स्वयं से उद्भूत चीज है। तो अनुशासनहीनता के कारण, अब अनुशासनहीनता क्यों होती है, इसके कई क्षेत्र हैं, कई कारण हैं। अनुशासनहीनता के कोई न कोई कारण तो होते ही, तभी तो कोई न कोई चीज, कोई न कोई अव्यवस्था फैलती है। तो पारिवारिक कारण, अनुशासनहीनता के कारण पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं। जैसे कि माता और पिता दोनों अगर नौकरी में हैं, दोनों व्यस्त हैं, कोई अपने मनोरंजन में है, कोई अपने घूमने फिरने में है, कोई अपने रिश्तेदारियां निभाने में है, कोई नौकरी में, अगर दोनों अभिभावक व्यस्त हैं तो वहां पर बच्चों की उपेक्षा हो जाती है। बच्चों से वो बात नहीं कर पाते हैं, बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। इस वजह से होता क्या है कि बच्चे लापरवाह हो जाते हैं, बच्चे अपने अंदर उपेक्षा का भाव अनुभव करते हैं और निश्चित रूप से वह फिर उद्दंड, निरंकुश हो जाते हैं। इसलिए अभिभावक को चाहिए कि अपनी व्यस्तता में से भी बच्चों के लिए समय निकाले, उनके साथ खेले, उनके साथ बैठे, उनके साथ बात करे। कभी उनके चेहरे पर कोई उदासी अगर देखता है तो उससे पूछे कि भाई तुम्हारे उदास होने का कारण क्या है। ऐसे बच्चों को समय जो अभिभावक देते हैं, जो अपनी व्यस्त दिनचर्या में से भी उनके लिए समय निकालते हैं, अच्छी उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं, अच्छी ट्यूशन्स उनके लिए लगवाते हैं, समय से उनसे बातचीत करते हैं, अपने पास उनको बैठाते लिटाते हैं, तो उन घरों में आत्मीयता का वातावरण होता है और वहाँ कोई भी अनुशासनहीनता का भाव नहीं रहता। बच्चे भी कोई लुक छिप करके कोई कार्य करना नहीं चाहते, वो अभिभावक के निकट रहना चाहते हैं, और जहाँ पर ये व्यस्तता होती है वहाँ पर अनुशासनहीनता होती है, क्योंकि बच्चे उसमें अपने अंदर हीनता का अनुभव करते हैं। ये विचार कर लेते हैं कि हमारे माता पिता को हमारे लिए कोई समय ही नहीं है, ना ही वो मेरी चिंता कर रहे हैं, भले ही आप उनके लिए पैसे की व्यवस्था कर देते हो। सामाजिक कारण भी है। समाज में जो तमाम उथल पुथल चल रही, जो समाज में तमाम जो अनीतिगत चीज़ें चल रही हैं, कहीं भ्रष्टाचार पनप रहा है, कहीं रिश्वतखोरी चल रही है, कहीं पर मिलावट की चीज़ें चल रही हैं, कहीं पर कोई भाई भतीजावाद का चल रहा है, कहीं पक्षपात चल रहा है, कहीं अपना वाटे रेवड़ी अपने अपने को दे, कहीं पर जहाँ पर जो है वो अपनों के लिए सब करते चले जा रहे हैं, किसी का अनादर होता चला जा रहा है। तो ऐसे भ्रष्ट समाज को देखकर, ऐसी बिगड़ी हुई व्यवस्था को देखकर जो छात्र हैं, उनमें भी उसको देख करके, बिगड़ी हुई व्यवस्था को देखकर उनके अंदर उनका जो मन है वो कच्चा मन होता है, वो क्षुब्ध हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, फिर वो विद्रोह कर बैठते हैं। कहीं कहीं पर विद्रोही स्वर सुनाई देने लगते हैं, और ऐसी चीज़ों को देखकर जब एक जो है गलत रास्ते पर जा रहा है तो दूसरा भी उसके साथ चल देता है, और गलत रास्ते पर चलने वाले लोग ही उसको खींच लेते हैं। जैसा वातावरण होता है, जैसा माहौल होता है, व्यक्ति उसी के अनुसार चलने लगता है, उसी के अनुसार वो आचरण करने लगता है। इसलिए जो है सामाजिक कारणों से भी, सामाजिक अव्यवस्था से भी अनुशासनहीनता होती है। ये आपको इस चीज़ को समझते हुए चलें। और पीडीएफ के रूप में आपको निबंध की पीडीएफ भी दे दी जाएगी, इसमें और विस्तार से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ तो आपके लिए सार संक्षेप में हेडिंग वाइज थोड़ा सा बताया जा रहा है निबंध को कैसे करें हम। राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। अब राजनीतिक कारण में अगर आप देखें तो राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं कि आपने देखा होगा कि जब कोई चुनाव आते हैं तो राजनीतिक दल छात्रों में हवा भरने लगते हैं। छात्रों में नेताओं द्वारा उनको प्रलोभन दे दिया जाता है कि तुम हमारी पार्टी में आ जाइए, तुम हमारी पार्टी से खड़े हो जाइए,
हमारे दल से, तो हम आपकी नौकरी लगवा देंगे, आदि आदि प्रलोभन वो छात्रों को दे देते हैं। और छात्रों को क्या चाहिए कि उनका जो थोड़ा भी कच्चा जो मस्तिष्क होता है वह नेताओं के झांसे में आकर के उनके साथ चलने लगते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं। फिर दूसरी पार्टी का कोई व्यक्ति है वो अन्य कुछ छात्रों को तोड़ लेता है, उनको प्रलोभन दे करके उनके लिए खड़ा कर देता है जो दलीय जो चुनाव होते हैं उसमें। और फिर जो कुछ नेता दल हैं जो है वो अपने पार्टी की ओर से कुछ जुलूस निकालते हैं, कुछ तोड़ फोड़ के लिए छात्रों को प्रेरित करते हैं, अनेक प्रकार के उपद्रव जो कराए जाते, पैसा वो खर्च करते हैं और छात्रों से वो उसके उपयोग कराते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। छात्र जो है उसमें लग कर के जो है वो पूरा प्रदर्शन करते हैं। वहाँ अनुशासनहीनता भी दिखाई देती है, ऐसा देखने में आया है। शैक्षिक कारण भी हैं, अनुशासनहीनता के शैक्षिक कारण भी हैं। आप देखते हैं कि कहीं कहीं पर बच्चे पढ़ना चाहते, सारे बच्चे ऐसे नहीं होते हैं क्लास में जो कि सब ना पढ़ने वाले हों, कुछ पढ़ने वाले भी हैं तो कुछ बिगाड़ने वाले हैं। अधिकांश बच्चे पढ़ने के लिए ही जाते हैं। इसलिए अगर शैक्षिक कारण भी है, मान लीजिए विद्यालय में बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, आवश्यक संसाधन नहीं है, बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, पढ़ाने के लिए उचित योग्य अध्यापक नहीं है, पक्षपातपूर्ण उनका व्यवहार अगर अध्यापकों का रहता है, ट्यूशन खोरी के लिए भी अगर किसी प्रकार से वो बाध्य करते हैं, तो जो छात्र, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनके मन मस्तिष्क पर इसका कुप्रभाव पड़ता है और वो किसी न किसी प्रकार से कोई विद्रोह, कोई आंदोलन, कोई अनुशासनहीनता कर बैठते हैं, अध्यापकों को जवाब तक देने लगते हैं। तो इसलिए जब हम कोई भी संस्था चलाएं तो उस संस्था को चलाते समय उनके लिए पर्याप्त संसाधन, पीने के लिए पानी है, बैठने के लिए फर्नीचर है, प्रकाश युक्त कक्ष हैं, उसमें पंखे हैं, ये सब संसाधन हमें उपलब्ध कराने होंगे। और जब ये साधन अच्छे उपलब्ध होंगे, गर्मी का दिन चल रहा है, पंखे आपके चल नहीं रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से बच्चों को कष्ट होगा, तो वो उस बात को कहेंगे। तो इस प्रकार से हमें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने होंगे, तो बच्चों में अनुशासनहीनता की भावना पनपेगी कि हमारी चिंता की जा रही है टीचिंग स्टाफ के माध्यम से, तो हम क्यों न अपने विद्यालय को अपना विद्यालय माने, यहाँ की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझे। अन्यथा क्या होगा, बच्चे फर्नीचर तोड़ेंगे, बच्चे विद्यालय की चीज़ों को नष्ट करेंगे। अगर उनके लिए वो पैसा होते भी अगर संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, तो अनुशासन बनाने के लिए हमें आवश्यक संसाधन जुटाने पड़ेंगे। इससे संस्था का नाम भी होता है और संस्था जो है वो आगे बढ़ती है। निवारण के उपाय। अब अनुशासनहीनता अगर हो रही है, छात्रों में अनुशासनहीनता बढ़ रही है, तो इसका हम निवारण कैसे करें। सबसे पहले बात बताई कि हम बच्चों के साथ न्याय करें, बच्चों से उचित तो फीस वसूल की जाए, बच्चों के लिए खेलने के लिए पर्याप्त खेल के उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, बच्चों के लिए जगह समय समय पर उनके लिए दूरदर्शन कुछ टूर किए जाएं, कुछ मनोरंजन के साधन कभी उपलब्ध कराए जाएं, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, ईमानदार शिक्षकों की, ऐसे शिक्षक जो प्रसन्न चित्त दिखाई दें। जो अध्यापक प्रसन्न चित्त दिखाई देता है तो छात्र उसके हृदय में स्थान बनाना चाहता है। वो अपनी छोटी छोटी बात को, छोटी छोटी कठिनाई को वह अध्यापक से पूछ लेता है और अध्यापक हंसते हंसते जब उसका निराकरण करता है तो निश्चित रूप से उसके अंदर आत्मीयता का भाव पनपता है। छात्र के अंदर अनुशासनहीनता नहीं आती, वो और भी अनुशासन से कार्य को करता है। उसे ये लगता है कि हमारे सर ने मुझे कोई काम दिया है, अगर हम नहीं करते हैं तो उनके मन में हमारे प्रति एक कुंठा, एक खराब भावना उत्पन्न होगी कि ये छात्र हमारी बात को नहीं मानता है। इसलिए छात्र के अंदर भी आत्मीयता उत्पन्न होती है और अध्यापक के अंदर भी वो आत्मीयता उत्पन्न होती है। और आप इससे के निवारण के रूप में ऐसा सोच सकते हैं अनुशासन बनाने के लिए कि उचित पाठ्यक्रम हो। अब जैसे देखा है कि कुछ पाठ इंटरमीडिएट में भी हैं, प्रसाद का देखें, प्रसाद की कुछ लाइनें इंटरमीडिएट में भी हैं, वही लाइनें आप बीए के पार्ट 2 में देखते हैं। तो ये सब क्या है कि पाठ्यक्रम का भी एक उचित स्तर होता है। जो स्तर आपके इंटरमीडिएट में है, फिर वो पाठ्यक्रम की रिपीट जो है वो बीए में नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से कोई अनेक साहित्यकार हैं, कोई कहीं रख दिया जाए, किसी का साहित्य कहीं रखा जाए। और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है,
हम लोग छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान भी दें, केवल उनको हम किताबी कीड़ा नहीं बनाएं, उनको व्यवहारिक ज्ञान भी दें ताकि वो अपने ज्ञान को समाज जीवन में भी अप्लाई करें। और उनके लिए जो शिक्षा है वो जीविकोपार्जन की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे कि अपनी जीविका वो चला सकें। और जीविका को जब वो चला सकेंगे, वो पैसा उस शिक्षा के माध्यम से पैदा कर सकेंगे, तो वह उस शिक्षा के प्रति बड़े कृतज्ञ होंगे, उस अध्यापक के प्रति बहुत कृतज्ञ होंगे। उनके अंदर एक कृतज्ञता का भाव, धन्यता का भाव उत्पन्न होगा, क्योंकि मैंने जो शिक्षा प्राप्त की है उस शिक्षा के माध्यम से आज हम अपना जीवन चला रहे हैं, हम परिवार चला रहे हैं। इस प्रकार निश्चित रूप से हम अनुशासन कायम कर सकते हैं छात्रों के अंदर। फिर उनके अंदर जब वो जीविकोपार्जन करने लगेंगे, शिक्षा उनकी जीविकोपरक हो जाएगी, तो निश्चित रूप से समाज के दायित्व को भी वो वहन कर सकते हैं, अच्छे कार्य वो कर सकते हैं, समाज की सहायता कर सकते हैं। जब वो स्वयं भरे पेट होंगे तो दूसरे को भोजन करा सकेंगे, जब उनका स्वयं ही पेट भूखा है तो वो दूसरे को कुछ देंगे नहीं। इस प्रकार से हम लोग इसमें अनुशासन को बना सकते हैं, अनुशासनहीनता का निवारण जो इस तरीके से कर सकते हैं। और उपसंहार अब लास्ट बिंदु आ गया है। उपसंहार में क्या हम मानते हैं, जैसे प्रस्तावना को हम बनाते हैं, इसका कोई विषय नहीं होता, इन सारे बिंदुओं को शुरुआत कैसे करते हैं, ऐसे इसकी हम अंत कैसे करें, निष्कर्ष कैसे करें। अब सारे बिंदुओं को हम सार संक्षेप में उपसंहार में डालने की प्रयत्न करेंगे। आपको सबसे पहले ये देखना है कि विद्या और विद्यार्थी ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। कहते हैं कि विद्यार्थी के लिए विद्या परम आवश्यक है, और विद्या जिस व्यक्ति के पास है, जिसके पास ज्ञान है, वह अपने देश में भी पूज्य होता है और बाहर भी वो पूज्य होता है। और विद्या रूपी जो धन है वह सभी धनों में प्रमुख है, इसलिए हमें विद्या अर्जन करना चाहिए कि ना इसको राजा चुरा सकता है, ना ही जिसको राजा छीन सकता है, ना इसको चोर चुरा सकता है, ना भाई बांट सकता है, ना ही इसका कोई भार रूप है। इस प्रकार व्यक्ति को विद्या अर्जन करना चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि कोई भी विद्यार्थी अगर विद्या अध्ययन करना चाहता है तो उसे सुख की कामना नहीं करनी चाहिए। अगर वो सुख की कामना करता है तो निश्चित रूप से वह विद्या अध्ययन नहीं कर पाएगा। इस तरीके से जब वो विद्वान हो जाएगा, उसके अंदर ज्ञान गरिमा आ जाएगी, तो उसके जीवन में अनुशासन का भाव भी पनपेगा कि विद्वान ही अनुशासन युक्त जीवन व्यतीत करता है। और वो जब अनुशासन युक्त जीवन व्यतीत करेगा तो उसके जीवन में समय पालन का महत्व होगा, उसके जीवन में वचन पालन का महत्व होगा, उसके जीवन में ये भी होगा कि हम अच्छी संयत भाषा बोलें। अच्छी भाषा अगर वो बोलेगा तो ये भी एक उसकी अनुशासन युक्त भाषा होगी, और ये भी वो अपनी जिम्मेदारी को भी समझेगा। वो ये भी मानेगा हम देश के नागरिक हैं, इसलिए हमें अनुशासन प्रिय होना चाहिए। अगर वो ऐसा अपने जीवन में करता है तो निश्चित रूप से वह छात्र अपने जीवन में सफल होगा। वो न्याय और अन्याय को समझेगा। हमारी जो दूषित शिक्षा प्रणाली है इसको भी हम सुधार करें। परीक्षा प्रणाली में जो दूषित दोष भरे हुए हैं उनको सुधारें। ऐसा सब करेंगे तो छात्रों में अनुशासन पनपेगा, अनुशासन की भावना बढ़ेगी। और अनुशासन, मैंने बताया था कि अनुशासन क्या है, निश्चित रूप से शरीर में जैसे रुधिर संचरण का काम होता है, वैसे मनुष्य के जीवन में अनुशासन का महत्व है। अनुशासित व्यक्ति हर समय सावधान, हर समय सजग, हर समय खिला हुआ, हर समय से पहुंचने वाला एकदम निराला व्यक्ति होता है। समाज उसका आदर करता है और समाज में वो हर समय जो है वो निश्चित रूप से अपना सम्मान बना लेता है। जितने भी देश के महान लोग हुए होंगे, अब्दुल कलाम हुए राष्ट्रपति हमारे, या जो भी हुए हैं, वो सभी अनुशासनबद्ध जीवन उन्होंने व्यतीत किया है। अनुशासनबद्ध जीवन जिसका रहा है वो निश्चित रूप से उसने ऊंचाइयों को छुआ है, बहुत बहुत पदों पर उसने समाज का मार्गदर्शन भी किया है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आप निरंतर इस समय निबंध के टॉपिक पढ़ रहे हैं, और निबंध में अपने विचारों को भरा जाता है, निबंधित रचना है। लास्ट तक वीडियो को आप देखते रहिए। इसी के माध्यम से आपकी परीक्षाएं संपन्न होने वाली हैं। कोरोना काल अभी चल रहा है, ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, इसलिए सब अनिश्चय का काल है। पढ़ते रहिए, मित्रों में इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और डिस्क्रिप्शन में जाएं तो लिंक आपको मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से आप जो है इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं।
पढ़ते रहिए और ठीक से इसको समझते हुए चलिए। निबंध को लिखने का अभ्यास भी करें। और इसी शब्दों के साथ सभी को धन्यवाद।